कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 16। पिछले एपिसोड में आपने सुना, उन्हें अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी जो उनकी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा था और उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब वह कुछ बॉक्स को अपने सामने कर उसके पाने को पलटना शुरू करती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वह पन्नों को पलटती है तो एक बार फिर से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि यह क्या है। अब आगे राजकुमारी कुमार जैसे ही उन पन्नों को पलटना शुरू करती हैं, उन्हें वह पन्ने पूरी तरह से कोरी नजर आते हैं। उन पन्नों में कुछ नहीं लिखा होता। अब राजकुमारी के आश्चर्य का तो ठिकाना नहीं था। राजकुमारी अपने आप को ये सोचने से बिल्कुल नहीं रोक पाई कि क्या पहले के लोग इतने पागल थे कि वह इन खाली पन्नों वाली किताबों को इस तरह इतने रहस्यमय ढंग से छुपा कर रखे हुए थे कि कोई इन्हें ढूंढना तो दूर देख भी ना पाए। अरे, रखा तो ऐसा है जैसे कोई कीमती हीरे जवाहरात रखे हो। इतनी मस्कट के बाद मिल भी तो क्या ये खाली पन्नों वाला किताब। इसके बाद राजकुमारी के अंदर अब जेनिया वाली आत्मा बोलने लगी, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर यह इतना कीमती ना होता तो ये लोग इसे इतनी सीक्रेट तरीके से छुपा कर ना रखते। जरूर इसके अंदर कोई राज छुपा हो, या फिर हमारे जमाने में जैसा हम लोग करते हैं, ऐसी स्याही का इस्तेमाल करते हैं कि वो रोशनी करने पर दिखाई देता है। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल उसी तरह से लिखा गया होगा, लेकिन इसके लिए अब मैं कैंडल कहाँ से लाऊं और इसे कैसे देखूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब भाई, हमारी इस साइंटिस्ट की आत्मा को कौन समझाए कि इस जमाने के लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। इन्हें उससे आगे के अलावा और भी बहुत सी चीज आती थी जिससे वह लोग इन लिखे हुए पन्नों को अदृश्य कर सकते थे। लेकिन अभी तो ये जेनिया का शुरुआत था। अभी तो जेनिया को आगे बहुत सी ऐसी चीज जन को मिलेगी जिसे सोचकर जेनिया का तो सर ही चक्र जाएगा। अब राजकुमारी कुमुद उसे किताब को उठाकर उसे चारों तरफ से उलट पलट कर देखने लगती है। जब उसे कुछ भी नहीं समझ में आता तो वो उसका पहला पन्ना खोलकर उसे बड़े ध्यान से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। उन्हें लगता है शायद बहुत सालों से राखी होने की वजह से इसकी स्याही मिट गई होगी। अगर मैं इसे ध्यान से देखेगी तो यह मुझे दिखाई देने लगेगा। इसी सोच के साथ वो उसे पाने को घूरे जा रही थी। थोड़ी देर में उसे ऐसा लगने लगा कि मानो वह पन्ना उसे हिप्नोटाइज कर रहा हो। वह अपनी पलक भी बंद करना भूल गई थी। वह लगातार उसे पाने को घूरे जा रही थी। तभी थोड़ी देर बाद उसे पाने से एक तेज रोशनी निकलती है जो सीधा जाकर उसकी आंखों में लगती है, जिसकी वजह से राजकुमारी की आंखें बिल्कुल चौंधिया जाती है और उसके सामने सब कुछ काला काला सा दिखाई देने लगता है। उसे बस चारों तरफ घनघोर अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। उनके सामने मूवी की तरह कुछ सीन चलने लगते हैं। वह देखी है कि एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ है। वह बीच में है और उसके चारों तरफ घोड़े पर बैठे कम से कम 200 आदमी उसे घेरे हुए हैं। चारों तरफ से वह आदमी अपनी तलवारों से उसे व्यक्ति पर वार कर रहे थे और वो व्यक्ति काफी तेजी के साथ उन लोगों से लड़ाई कर रहा था। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था मानो उसकी हाथों में तलवार ना हो कि रोशनी की कोई किरण थी, बिजली की फुर्ती से भी
ज्यादा तेज उसके हाथ उसे तलवार को चला रहे थे। चारों तरफ लोगों की चीख सुनाई पड़ रही थी। तभी वह व्यक्ति उन सबको मारता हुआ उसे भीड़ से बाहर निकलता है और वह अपने घोड़े को काफी तेजी से दौड़ते हुए आगे की ओर जाने लगता है। उसके पीछे बचे हुए घुड़सवार भी पीछा करने लगते हैं। वो व्यक्ति काफी तेजी से अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। वह घोड़ा जंगलों के बीचों बीच भागता चला जा रहा था। तभी अचानक उसे व्यक्ति के सामने बहुत सारे विशालकाय जानवर आकर खड़े हो जाते हैं। वह जानवर नहीं, एक तरह के शैतान थे जो उसे व्यक्ति ऊपर अटैक कर देते हैं। अब वहां पर घमासान युद्ध होने लगता है। लड़ाई इतनी ज्यादा तेज थी कि देखने में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह व्यक्ति कहीं हवा की तेजी से पेड़ों पर चढ़ जाता तो कहीं बिजली की फुर्ती से उन विशालकाय जानवरों पर अपने उसे तेज तलवार से वार करने लगता। का वार इतना पावरफुल था कि उसके एक ही बार से उन विशालकाय जानवरों की मौत हो जाती थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि करने के बाद कुछ ही देरी में वह जानवर फिर से उठकर बैठ जाते थे और फिर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते थे। इसी तरह ये युद्ध काफी देर से चला रहा। सुबह से शाम हो चुकी थी पर युद्ध अभी भी चल रहा था। वह विशालकाय जानवर ऐसा लग रहा था जैसा कि अमृत पीकर आए हों। उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं पहुंचा जा सकता था। अब लड़ते लड़ते वह व्यक्ति भी थक चुका था। वह जान चुका था कि वह इसका जानवर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब वो व्यक्ति अपनी पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था तभी वहां पर एक सुनहरे कलर का बड़ा जानवर आता है जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके सुनहरे बाल जो बड़े बड़े थे उसके शरीर पर चारों तरफ से फैले हुए थे जिसकी वजह से उसका शरीर उन बालों से ढका हुआ था। उसका चेहरा भी बिल्कुल किसी खूंखार शेर की तरह था और उसका शरीर काफी बड़ा और विशाल के था। वह जानवर आकर सीधा उसे व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति उसे जानवर को देखा है उसकी आंखें चमकने लगती है। उसकी आंखों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह उसे जानवर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वह जानवर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में एक तक देखने लगता है। तभी उसे जानवर की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है और वो उसे व्यक्ति के अंदर चली जाती है। जैसे ही रोशनी उस व्यक्ति के अंदर जाती है उसका सारा शरीर एक प्रकार की तेज से चमकने लगता है और वो व्यक्ति फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वह आक्रमण कर रहे जानवरों से लड़ने लगता है। लेकिन अब की बार जैसे ही वो उन पर वार करता था वह जानवर गिरकर मर जाते थे और बहुत देर बाद भी वह दोबारा नहीं उठे। इससे साफ पता चल रहा था कि अब वह जानवर मर चुके हैं। फिर वो व्यक्ति उसे विशालकाय शेर जैसे जानवर के पास आता है और प्यार से उसके सर को थपथपाता है। फिर वह अपने चेहरे का नकाब उतार देता है। जैसे ही उसके चेहरे का नकाब उसके चेहरे पर से हटता है तो ऐसा क्या दिखाई पड़ता है जिससे राजकुमारी आश्चर्य में पड़ जाती है। ये जानने के लिए बने रहिए स्टोरी में और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 17। अभी तक आपने सुना कि जैसे ही वह उन जानवर पर वार करता था वह जानवर गिरकर मर जाते थे और बहुत देर बाद भी वह दोबारा नहीं उठे। इससे साफ पता चल रहा था कि अब वह जानवर मर चुके हैं। फिर वो व्यक्ति उसे विशालकाय शेर जैसे जानवर के पास आता है और प्यार से उसके सर को थपथपाता है। फिर वह अपने चेहरे का नकाब उतार देता है। जैसे ही उसके चेहरे का नकाब उसके चेहरे पर से हटता है तो अब आगे वह सामने से एक लड़की का चेहरा दिखाई पड़ता है, वो जो इतनी देर से युद्ध कर जा रही थी।
वो एक लड़की थी। फिर जब उसे लड़की का चेहरे का पूरा सीन दिखाई पड़ता है तो वह चेहरा और किसी का नहीं बल्कि वो राजकुमारी कुमुद का चेहरा था। तभी वह लड़की उसे शहर के ऊपर से बैठकर काफी तेजी से वहां से निकल जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह रहस्यमय जानवर उसका पालतू हो। के बाद अचानक ही राजकुमारी के सामने सब अंधेरा दिखाई देने लगता है। फिर कुछ क्षण बिताने के बाद फिर से उन्हें दिखाई देता है कि एक पवित्र नदी के किनारे वह जानवर और वह लड़की बैठी हुई है। वह दोनों ध्यान मुद्रा में है और उसे लड़की के शरीर से तेज निकालकर उसे जानवर के अंदर जा रहा था। वह देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे लड़की की शक्तियां उसे रहस्यमयी जानवर के अंदर समाहित हो रही थी। बहुत देर तक ये प्रक्रिया चलती रही और अंत में वह लड़की वहीं पर अदृश्य हो गई। जैसे ही वह लड़की अदृश्य हुई उसे रहस्यमय जानवर ने अपनी आंखें खोल दी। अभी उसे रहस्यमय जानवर की आंखों से आंसू का एक बूंद गिरता है और वहां पर चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। इसके बाद फिर से राजकुमारी कुमुद के आगे अंधेरा छा जाता है। अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद वह अपने होश में आती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो अभी तक उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा था। वह सिर्फ वही देख रही थी जो उसे दिखाया जा रहा था। जैसे ही राजकुमारी अपने होश में वापस आती है वह घबराहट के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से डूबा हुआ था। वह जल्दी जल्दी अपने चारों तरफ देखने लगती है। अब जाकर उसे समझ में आता है कि वह तो इस पुस्तकालय में है। फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह उसे जंगल में है। राजकुमारी अभी तक जो उसने देखा वह फिर से अपने दिमाग में रिपीट करने लगी और अब जाकर उसे समझ में आया कि उसने जो कुछ भी देखा वह इस किताब के अंदर का सीन था। वह बड़े ही आश्चर्य से उसे किताब को देखने लगती है और फिर अपने आप में ही बोल उठाती है, अरे बाप रे, दुनिया के लोग तो किसी 8वें अजूबे से काम नहीं है। हमारी दुनिया में तो इस तरह से हम मेमोरी कार्ड बनाते हैं और फिर उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसमें सारी मेमोरी शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन वहां पर एक चीज बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अगर उसमें मेमोरी कार्ड को जोप जाता है वही उसका मालिक बन बैठता है। पर यहाँ के लोग तो हमारी दुनिया से 100 गुना ज्यादा स्मार्ट है। उनका ये मेमोरी कार्ड तो कोई नहीं चुरा सकता है और कोई देख भी नहीं सकता है। वह दिल ही दिल में इस दुनिया के लोगों के माइंड की तारीफ करने से नहीं रोक पा रही थी। वह इतनी बड़ी साइंटिस्ट थी पर आज तक उसने अपने सपने में भी ऐसी तरकीब नहीं सोची थी। समय जेनिया के अंदर का साइंटिस्ट वाला कीड़ा काफी तेजी से उछाल मार रहा था। वह इस रहस्यमय किताब के बारे में जानना चाहती थी। एक तरह से सोच लिया जाए तो इस किताब में क्या लिखा है उसके बारे में जानने से ज्यादा इस किताब को किस तरह से बनाया गया है इसके बारे में जानने की उत्सुकता उसके अंदर उछाल मार रही थी। अब भाई अपनी जेनिया ठहरी। एक साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट वाला कीड़ा उसके अंदर उछल तो मरेगा ही। अब जेनिया के दिमाग में साइंटिस्ट वाला भूत पूरी तरह से चढ़ चुका था और वह सोच रही थी कि काश इस किताब को बनाने वाला व्यक्ति उसे मिल जाता तो वह उसे अपनी दुनिया में ले जाकर उसके दिमाग पर रिसर्च करती। अब भाई इस साइंस वाले बच्चों को कौन बताएं कि पहले वह तो इस दुनिया से बच के जा पाए फिर वह उनके पुरखों को ले जाने की बातें अपने मन में सोच। फिलहाल तो हम आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। अब राजकुमारी सोचने लगती है कि उसकी आंखों के सामने जो दृश्य चल रहा था उसमें वह जो रहस्यमय जानवर था उसे जानवर को तो उसने उसे दिन जंगल में देखा था। इसका मतलब वह जानवर मुझे पहचान रहा था। इसी वजह से तो उसने मुझ पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं किया और मेरे पास आकर बहुत ही प्यार से मेरे चारों तरफ घूम रहा था। पर उसे बेचारे
जानवर को क्या पता कि मैं उसकी गॉड नहीं थी, मैं तो उसके मालिक के शरीर में बैठी कोई दूसरी आत्मा हूँ जिसकी वजह से मैं उसे नहीं पहचान सकती। अब राजकुमारी अपने मन में सोचती है, क्या मुझे उसे जानवर से मिलने फिर से जंगल में जाना चाहिए? क्योंकि इस किताब में उसे जानवर के बारे में अगर दिखाया गया है तो जरूर इस किताब का और राजकुमारी कुमुद का और उसे जानवर का कुछ गहरा संबंध है। अब तो मुझे जानना ही पड़ेगा कि आखिर में वह जानवर कौन है। और राजकुमारी अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। उसे तो ये जानकर आश्चर्य हो रहा था कि राजकुमारी के शरीर से वो बिजली के करंट जैसा क्या निकल रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए एपिसोड में बनी रही है। तो हम बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 18। आपने अभी तक पिछले एपिसोड में सुना। अब तो मुझे जानना ही पड़ेगा कि आखिर में वह जानवर कौन है। और राजकुमारी अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। उसे तो ये जानकर आश्चर्य हो रहा था कि राजकुमारी के शरीर से वो बिजली के करंट जैसा क्या निकल रहा था। अब आगे। और फिर राजकुमारी उसे करंट की वजह से जलकर मर गई कि वो किसी अदृश्य शक्ति की वजह से गायब हो गई। फिलहाल उसका साइंस वाला दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई रहस्यमय शक्ति भी होती है, पर अभी इस समय जो उसके सामने हो रहा था, इसलिए वह इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अब फिर से राजकुमारी के अंदर उसका साइंटिस्ट वाला दिमाग उछाल मारने लगता है। बहुत जल्दी से जल्दी उसे जानवर से मिलने उसे जंगल में जाना चाहती थी, लेकिन उसने देखा था कि वह जंगल काफी ज्यादा घना और जानवरों से भरा पड़ा था। उसे दिन तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो वहां पर उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। शायद उसे जानवर के रहने की वजह से वह सुरक्षित वापस आ सकी, पर अगर अब वह वहां गई तो पता नहीं किसी मुसीबत में फंस जाएगी। पर उन्हें जाना तो है ही, इसलिए वह मन बना लेती है कि वो पूरी तैयारी के साथ जाएगी जिससे किसी भी तरह की परेशानी का सामना उसे न करना पड़ सके। अब तो राजकुमारी जल्दी से इस पुस्तकालय से बाहर जाना चाहती थी। अब वह रहस्यमय किताब जो राजकुमारी के हाथों में थी उसे लेकर जल्दी से अपने रूम में पहुंचाना चाहती थी। वह जल्दी से उसे किताब को बंद करती है और उठकर बाहर की ओर जाना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही वो उठकर अपने कदम बढ़ाती है उसके कदम इस जगह पर जम जाते हैं। जब वह देखी है कि वह अपने कदम नहीं बढ़ा पा रही है तो उसे लगता है कि शायद कुछ फंस गया है, लेकिन वह देखी है कि उसके चारों तरफ तो कुछ भी नहीं है और फिर से अपने कदम बढ़ाने के लिए उठाना चाहती हैं, पर उसके कदम तो जमीन से ही चिपक गए थे। अब तो राजकुमारी के हैरानी का कोई ठिकाना ना रह गया। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने पैरों को देखने लगती है। फिर वह ध्यान से अपनी तीखी नजरों से देखती है कि यहाँ पर कोई फेविकोल तो नहीं गिरा है जिसकी वजह से मेरे पैर जमीन पर ही चिपक गए हो, लेकिन वहां पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है। वह फिर से एक बार कोशिश करने लगती है। वह अपने पैरों को काफी तेजी से उठाना चाहती हैं, लेकिन फिर भी उसके पर अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होते हैं। अब राजकुमारी बिल्कुल झुंझला जाती है। वह काफी तेजी से अपने पैरों को खींचना शुरू कर देती है। वह अपने पैरों को तो नहीं खींच पाई, पर डिसबैलेंस होने की वजह से उनके हाथों में पड़ी वह रहस्यमय किताब जमीन पर गिरकर कुछ दूर चली जाती है। ये देखकर राजकुमारी अपना मुंह बनाकर बोलती है, जिसे चलना चाहिए वह तो चल नहीं रहा है, और जिसे नहीं चलना चाहिए वो खुद कर मुझे उतनी दूर चला गया। अब मैं इस किताब को कैसे उठाऊं? ये तो मुझे काफी दूर चला गया है और मेरे पैर अपनी जगह से उठ भी नहीं रहे हैं। ये सब सोचकर वह सोचती है कि वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर और झुककर उसे किताब को उठा ले। ऐसा करते वक्त जैसे ही वह घुटनों के बाल बैठी हैं उनके पर छूट जाते हैं
और वह धर्म से जमीन पर गिर जाती हैं। अब तो फिर से उन्हें एक बार आश्चर्य होता है और यह फर्श की ओर देखते हुए मन ही मन वो गाली देते हुए कहती है, साला कहीं का, ये जमीन ये भी मुझे गिराने पर आज आमादा हो गया है। मुझमें बेचारी पर तो किसी को तरस ही नहीं आता है। इतना कहकर वह मुंह बनाते हुए फिर से उसे किताब को उठा लेती है और जैसे ही वह किताब को हाथों में पकड़कर आगे बढ़ाने को हुई तो फिर से इस बार वही हुआ। फिर से उसके पर फर्श से चिपक जाते हैं। अब तो राजकुमारी कुमुद के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह फर्श उसके साथ क्या खेल खेल रहा है। यह कोई पकड़म पकड़ाई गेम तो नहीं है जो मुझे इसके साथ खेलना पड़ेगा, तब जाकर मैं बाहर निकल पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज है तो रहस्यमय ही है। वह अभी अपने मन में यह सब सो ही रही थी कि अचानक से वह अपने हाथों को देखते हैं। फिर उसे ध्यान आता है कि जब ये किताब उसके हाथों में नहीं था तो उसके पैर जमीन पर नहीं चपक रहे थे। वह सोचती हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब कुछ इस रहस्यमयी किताब की वजह से हो रहा है। इतना सोचते ही वो जल्दी से उस किताब को जमीन पर रख देती है। ऐसे ही वह किताब उनके हाथों से अलग होता है। फिर से उनके पैर अपने आप फर्श से अलग हो जाता है। अब राजकुमारी को सब कुछ समझ में आ जाता है। वह अब तक ये समझ चुकी थी कि शायद ये रहस्यमयी किताब इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहती है, इसी वजह से यह बार बार मुझे ये चेतावनी दे रहा है कि उसे छोड़कर मैं यहाँ से बाहर जाऊं। इतना सोचते ही वो उसे किताब को उठाकर उसे किताब से कहती है, देखो भाई, रहस्यमयी किताब मैं तुम्हें तुम्हारी अलमारी पर चल कर रख दे रही हूँ। अब तुम मेरे पैरों को नहीं जकड़न। इतना कहकर वह अलमारी की ओर बढ़ जाती है। वह देखी है कि अब के बार उसके पैर बिल्कुल नहीं फर्श पर चपके। अब तो वह मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह सोचती है कि अरे वह, ये किताबें तो इंसानों की भाषा भी समझते हैं। अब इस महा इंटेलिजेंट साइंस के बच्चे को कौन बताएं कि यह किताब इंसानों की भाषा ही नहीं बल्कि इंसानों के मन की बातों को भी समझते हैं। और वह तो इस बात से ही खुश हो रही है कि उसने इस किताब को कहा कि वो इसे अलमारी में रख देगी, तो इसने इस बार उसे छोड़ दिया। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या राजकुमारी को निकलते हुए अब किसी शख्स ने देख लिया? अब राजकुमारी के लिए कौन सी परेशानी इंतजार कर रही है? आगे जानने के लिए एपिसोड में बने रहे। और दोस्तों, हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे बहुत से दोस्तों ने ये कहा है कि यह स्टोरी हम बीच में बंद कर देंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। भले ही हम स्टोरी को ज्यादा बड़ी ना बनाएं, लेकिन हम इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग करेंगे। आप लोग स्टोरी को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 19, राजकुमारी। कुमुद और सुमन का आमना सामना। अभी तक आपने सुना कि राजकुमारी कुमुद ने वह रहस्यमयी पुस्तक को जैसे ही अपने साथ ले जाने की सोचती है तो उसका पर अपनी जगह पर ही जम जाता है, और जैसे ही वो उसे पुस्तक को उसके ही स्थान पर रखने की सोचती है तो उसका पर फ्री हो जाता है। अब एपिसोड में आगे राजकुमारी जल्दी से उसे पुस्तक को उसके स्थान पर रख देती है और उसे अलमारी को फिर से इस तरह से बंद कर देती है। इस काम को खत्म करने के बाद वह उसे पुस्तकालय से बाहर निकल जाती है। राजकुमारी के बाहर जाने के तुरंत बाद एक सैनिक आकर फिर से पुस्तकालय को उसी तरह से बंद कर देता है। अब राजकुमारी काफी जल्दी अपने कक्ष की ओर बढ़ रही थी और उनके मन में बस एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, इस समय दिन का दूसरा पर चल रहा है, मुझे रात होने तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर जैसे ही रात होगी मैं जल्दी से इस महल से बाहर निकल जाऊंगी। बाहर निकालने के लिए मुझे एक घोड़े का इंतजाम करना पड़ेगा। अभी वह अपने मन में अपने आगे की प्लानिंग करते हुए चली जा रही थी।
तभी वह रास्ते में सामने से आते हुए किसी से टकरा जाती है। टकराने की वजह से वह सामने वाला और राजकुमारी दोनों जमीन पर गिर पड़ती है। राजकुमारी झूलते हुए कहती है कि आर यू मेड यू ब्लाइंड। इतना कहने के बाद जैसे ही वह अपना सर उठाकर सामने देखती है तो उसके सामने सुमन दिखाई पड़ती है। सुमन को देखते ही तो अब राजकुमारी का दिमाग घूमने लगता है और इस समय उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सुमन राजकुमारी की बातों को सुनकर उसे आंखें फाड़े हुए देख रही थी। जब राजकुमारी सुमन को इस तरह से देखती है तो सोचती है कि यह पागल हो गई है, क्या इस तरह से मुझे क्यों घूर रही है। ये सोचकर वह अपने हाथों को झड़ते हुए उठकर खड़ी हो जाती है, पर सुमन अभी भी राजकुमारी को अपनी नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। सुमन अपने मन ही मन में रहती है कि आजकल यह मुझे दूसरी भाषा में ही गाली देती है, ये भाषा में नहीं जानती हूँ तो यह मेरे मुंह पर ही गाली देकर चली जाती है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बहुत पर निकल गए हैं, लगता है पिछली बार का दंड इसे याद नहीं है। अब इस बेचारी सुमन को कौन समझाए कि इस बार दंड देने की भूल की भी ना सोचना, वरना इस बार या नहीं कुमुद तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि तुम्हारी नानी माँ तुम्हें याद आ जाएगी। उसको उसके ख्यालों में छोड़कर राजकुमारी कुमुद आगे की ओर बढ़ने लगती है। तभी जब राजकुमारी समान दिखती है कि वो उसे बिना माफी मांगे ही चली जा रही है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह सामने से जाकर उसके हाथों को पकड़कर खींच लेती है और कहती है कि तुम दिन पर ही दिन बिगड़ती जा रही हो राजकुमारी कुमुद, क्या तुम्हें इतना नहीं पता है कि अगर तुमने मुझे गिराया है तो तुम्हें माफी भी मांगनी चाहिए। तभी राजकुमारी कुमुद अपनी आंखों को छोटी करते हुए उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोलती है, ओहो, क्या मैंने तुम्हें गिराया है? मुझे तो ये लग रहा था कि तुमने मुझे गिराया है और फिर मैं तुम्हें बिना कुछ कहे छोड़ भी दिया और तुम उल्टा आकर मुझे ही कह रही हो कि मैं तुम्हें गिराया है। राजकुमारी की इतनी बातों को सुनकर तो सुमन हैरान हो जाती है, क्योंकि सुमन पहले राजकुमारी को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी, लेकिन राजकुमारी कभी पलटकर सुमन को जवाब नहीं देती थी। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोए करती थी, लेकिन आज राजकुमारी का इस तरह पलटकर जवाब देना सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वह राजकुमारी को सबक सिखाने की अपने मन में सोचकर मुंह बिचकते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन राजकुमारी भी उसके फेस इंप्रेशन को देखते हुए समझ जाती है कि इस लड़की के दिमाग में जरूर कुछ खुराफाती चल रहा होगा, पर तुम्हारा मुझे बेसब्री से इंतजार है कि तुम मेरे साथ कुछ करो तो मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना कह कर राजकुमारी अपने बालों को झटकते हुए वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ युवराज रुद्र प्रताप सिंह राजकुमारी कुमुद और राजकुमार समर को एक साथ जब से देख लिया था तब से ही उनका दिमाग खराब हो गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों इतना ज्यादा क्रोध आ रहा है। वह अपने माँ का क्या करे, वह क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे। वह राजकुमारी कुमुद को भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। बार तो उनके मन में यह ख्याल भी आया कि वह कुमुद को जाकर इस बात के लिए दंड दें। ये सोचकर रुक जाते हैं कि अगर यह बात रानी माँ को पता चली तो उल्टा रानी माँ इस पर गुस्सा करेगी कि वह राजकुमारी के कमरे में क्यों तक झांकी कर रहे थे। राजकुमार रुद्र अजीब सी कम कस में फंसे हुए थे। एक तरफ उनका क्रोध काम नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ राजकुमारी उनके दिमाग से जा नहीं रही थी। तो दोस्तों, अब आगे राजकुमार क्या करने वाले हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग शांत हो जाए, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो हमारी स्टोरी के साथ बने रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। हम बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 20, युवराज रुद्र का पुस्तकालय जाना।
अभी तक पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राजकुमारी कुमुद और राजकुमारी सुमन के बीच में एक छोटी सी बहस होती है। दूसरी तरफ राजकुमार रुद्र प्रताप अपनी उलझन में ही उलझे हुए थे और वो अपने क्रोध को कम करने के लिए राजकुमारी को दंड देने की सोच रहे थे। अब आगे राजकुमार से जब अपना क्रोध बर्दाश्त नहीं होता तो वह सीधा महल के पीछे बने तहखाना में चले जाते हैं और तहखाना के अंदर पहुंचकर वह वहां पर कैद किए हुए कैदियों पर अपने क्रोध का कहर बरसाना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें चाबुक से बहुत ही ज्यादा बहरी से मार रहे थे। उसे पूरे तहखाना में उन लोगों की चीखें गूंज रही थी। दोस्तों, युवराज रुद्र प्रताप सिंह बहुत ही ज्यादा निर्दय और बेरहम थे। वह अपने परिवार के आगे कुछ नहीं करते थे, पर उनके उस रूप को उनके पिता अच्छी तरह से जानते थे और उनके राज्य में सभी लोग उनके क्रोध और उनकी निर्दयता को भी अच्छे से जानते थे। इसलिए कोई भी जल्दी युवराज से दुश्मनी नहीं मोल करना चाहता था, क्योंकि युवराज अपने दुश्मनों को बहुत ही बुरी मौत मरते थे। उनका दहशत अगल बगल के राज्यों में भी फैला हुआ था। इस समय राजकुमार एक शैतान की तरह लग रहे थे। उन्हें देखकर आसपास खड़े सैनिक उनसे बहुत ज्यादा डर रहे थे। उन सैनिकों को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से युवराज इस कारागार में आकर इन लोगों पर क्यों कोड़े बरसा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा था कि यह इसी तरह मरते रहेंगे तो इन लोगों की जान चली जाएगी। अब उन सैनिकों को इन कैदियों के ऊपर काफी ज्यादा रहम आ रहा था। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोगों को आप लोगों ने भी देखा होगा जो अपने आप को बहुत बड़ा महान समझते हैं और अपने गुस्से को किसी और के ऊपर उतरते हैं। कभी अपने ऊपर अपने गुस्से को उतार कर देखे, सच में उन्हें परम शांति मिलेगी। वैसे छोड़िए इन बातों को, हम आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। राजकुमार का जब गुस्सा शांत हो जाता है तो वो उसे तहखाना से चले जाते हैं। अब उन्हें एकांत चाहिए था। खाने से निकालकर सीधा पुस्तकालय की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी राजकुमार परेशान होते थे तो वह पुस्तकालय में आकर अपना समय व्यतीत करते थे और यहाँ की पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। आज भी वह जैसे ही पुस्तकालय में पहुंचते हैं तो सैनिक को ऑर्डर देते हैं कि वो पुस्तकालय को खोले। सैनिक तुरंत चाबी से ताले को खोलना शुरू कर देता है। ये देखकर राजकुमार की आंखें छोटी हो जाती है और वो मन में सोचता है, यह सैनिक अपने हाथों में चाबी लेकर यहाँ कैसे खड़ा है। इसे तो चाबी लेने नयन भवन में जाना चाहिए था, पर ये तो चाबी अपने हाथों में लेकर खड़ा है। क्या इसे पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? पर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो यहाँ आने का मन अभी अभी बनाया था। फिर वो अपने मन से इन बातों को निकालकर अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर वहाँ पर कुछ पुस्तकों को ढूंढने लगते हैं। वो उन पुस्तकों की देर से एक पुस्तक निकालकर उसे लेकर कुछ देर पढ़ाने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है, फिर वो उसे पुस्तक को रखकर कोई दूसरी पुस्तक खोजने लगते हैं। खोजते खोजते वो उसे रहस्यमय अलमारी के पास पहुंच जाते हैं, जिसे सुबह के पहर में राजकुमारी कुमुद ने खोला था। अचानक से युवराज की नजर उसे अलमारी की तरफ पड़ती है। उसे अलमारी की तरफ देखते ही युवराज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाता। वह जल्दी से उसे अलमारी के पास जाते हैं और उसे अलमारी को ध्यान से देखने लगते हैं। वह देखते हैं कि वो अलमारी किसी के द्वारा खोली गई थी। ये देखकर तो राजकुमार एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि पिछले कई सदियों से इस अलमारी को आज तक कोई भी नहीं खोल पाया है। राजकुमार ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपनी विद्या से कई मित्रों का प्रयोग कर इस अलमारी को खोलने की कोशिश की थी, पर आज तक इस अलमारी को किसी के द्वारा नहीं खोला गया। बड़े बड़े राजगुरु आए और इस अलमारी को खोलने की कोशिश किया करे, पर आज तक किसी ने इस अलमारी को नहीं खोल पाया था।
पर आज यह अलमारी कैसे खुली हुई है, यही सोच सोच कर तो अब युवराज का कर दर्द से फटने लगा था। आखिर में यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ सब कुछ क्यों इतना अजीब सा लग रहा था। अब राजकुमार के अंदर यह उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ रही थी कि इस अलमारी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आज तक इसे इतने मंत्र विद्या के द्वारा सुरक्षित रखा गया है और इसे आज तक कोई भी नहीं खोल पाया। अब उनसे बिल्कुल देर नहीं किया जा रहा था, वह जल्दी से उसे अलमारी के पास जाते हैं और जैसे ही उसे अलमारी को हाथ लगाते हैं, एक जोर का झटका राजकुमार के हाथों में लगता है और वह दूर जाकर दीवार से टकराते हैं। इसके आगे दोस्तों अब क्या होगा, क्या राजकुमार इस अलमारी को खोल पाएंगे, क्या वह देख पाएंगे कि इस अलमारी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कई सदियों से सुरक्षित रखी गई है। क्या राजकुमारी रात्र के पहर में महल से निकलकर जंगल जा पाएंगे कि नहीं, और राजकुमारी का पीछा करते हुए आखिर कौन उस जंगल तक पहुंचता है, आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए आप हमारी स्टोरी में बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।